Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will be discussing some basic concepts related to not for profit organization. Not for profit organization के कुछ basic concepts हम study करेंगे. Not for profit organization का main objective क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, बल्कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी को सर्व करना, उसके मेंबर्स को सर्व करना. ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स क्या हैं? स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स. ओके, और कुछ फेमस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में हैं, जैसे हेल्पेज इंडिया, क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू, लेप्रा सोसाइटी, स्माइल फाउंडेशन. ओके, तो जो भी फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं एक्टिविटीज़ के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से आती है? मेंबर्स के थ्रू आती है या फिर ट्रस्टीज़ के थ्रू आती है? ट्रस्टी वो पर्सन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखते हैं. वो ओनर नहीं होते, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का केवल ध्यान रखते हैं. ओके, डोनेशंस मिलते हैं, मेंबरशिप फ़ीस मिलती है, सब्सक्रिप्शन मिलती है, उसके थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है. फंड्स रिसीव्ड, जो फंड्स रिसीव होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं? डोनेशन, मेंबरशिप फ़ीस या एंट्रेंस फ़ीस, सब्सक्रिप्शंस, लोन्स या ग्रांट्स जो गवर्नमेंट से मिलती है या किसी इंस्टीट्यूशन से मिलती है. ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से बनते हैं? रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है. 3 चीज़ें बनती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. तो अगर कोई अकाउंटेंट किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेगा एज इन अकाउंटेंट की तरह वर्क करेगा, तो उसे क्या मेंटेन करना पड़ेगा उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए? रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. अब जो हमारा रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो किस तरह होता है? एक कैश अकाउंट की तरह होता है. ओके, उसमें रिसिट्स जो हमें पैसा रिसीव हो रहा है और पेमेंट जो हम खर्चा कर रहे हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में वो आता है. और रिसीट्स कोई भी नेचर की हो सकती है, कैपिटल नेचर की भी हो सकती है और रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है. और जो रिसिट या पेमेंट होगी वो करेंट ईयर की भी होगी, प्रीवियस ईयर की भी होगी और नेक्स्ट ईयर की भी क्या होगी? कंसिडर होगी. ओके, और रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है? ओपनिंग कैश बैलेंस होता है और क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है. ओके, अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट का. ठीक है, ये एक समरी होता है कैश अकाउंट का. ओके, ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस ये स्टार्ट होता है और एंड होता है क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंसेस से एक अकाउंटिंग पीरियड में. रिसिट्स जो होते हैं उसे हम किस साइड शो करते हैं? डेबिट साइड में शो करते हैं. देखिए, डेबिट साइड में आपकी जो रिसिट्स है वो शो कर रहे हैं और क्रेडिट साइड में क्या शो कर रहे हैं? पेमेंट शो कर रहे हैं. ओके, अब जो रिसिट्स और पेमेंट होती है वो दोनों नेचर की, कैपिटल नेचर की और रेवेन्यू नेचर की, दोनों नेचर की आती है. कैपिटल मतलब कोई असेट खरीदना जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिले, वो भी आएगा रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में. और रेवेन्यू मतलब जो डेली के खर्चे हैं वो भी आएगा. तो भले ही वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, करेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, वो सभी आएंगे. तो फॉर्मेट दिख रहा है आप सभी को रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट का. देखिए, आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश इन एंड कैश एट बैंक का. सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर की भी है, करेंट ईयर की भी, नेक्स्ट ईयर की भी है. जनरल डोनेशन भी है, स्पेसिफिक डोनेशन भी है. जनरल डोनेशन जो है वो रेवेन्यू नेचर का है और स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर का है. ग्रांट्स जो मिली है वो एंट्रेंस है, एडमिशन फ़ीस, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसीट्स, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, ये भी किस नेचर की होती है? कैपिटल नेचर की. सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लेगेसीज, किसी पर्सन के डेथ के बाद जो अमाउंट मिला है वो. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एंडाउनमेंट फंड, जिनसे भी हमें पैसा मिला है. रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फ़ंड, किसी पर्टिकुलर फ़ंड के कारण जो पैसा मिला है वो. मैच फंड, प्राइज फंड, तो ये आपका क्या आ गया है? रिसिट्स. और पेमेंट में सैलरीज, रेंट,
पोस्टेज एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू के डेली के खर्चे हैं हमारे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, ऑडिट फी, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ऑनरेरियम, म्यूनिसिपल टैक्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन शो, मिसलेनियस पेमेंट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, बुक्स, लोन, बिल्डिंग्स, और आपके पास लास्ट में क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। सपोज आपका बैंक में ओवरड्राफ्ट है तो आप किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस BD इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, मतलब बैंक से आपने उधार पैसा ले रखा है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं लेकिन बैंक से आपने ले रखा है, और क्लोजिंग भी क्या हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो ये आपका हो गया रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये क्या होता है, एक असेट अकाउंट की तरह होता है जिसमें कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट होती हैं। ठीक है, ये किस बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जो भी कैश में रिसीव होगा या कैश में पे करेंगे वही हम शो करेंगे। ठीक है, और तीनों अकाउंटिंग करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों आ रहा है, तीनों ईयर्स का हम लिखेंगे। एडजस्टमेंट के केस में यहाँ पर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, इन सब का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता। ओके, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है तो इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, इन सबको हम अकाउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट हो गया है। अब हम देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, कोई नॉर्मल बिजनेस होगा, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो वो क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रिपेयर करती है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, इनकम्स और गेंस को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और इन दोनों साइड का जो डिफरेंस होता है वो या तो सरप्लस होता है। सरप्लस कब होगा, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो एज़ कंपेयर टू डेबिट साइड, तब सरप्लस होगा। और डेफिसिट कब होगा, जब डेबिट साइड ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू क्रेडिट साइड। और जो सरप्लस होता है वो ऐड होता है कैपिटल फंड में, और जो डेफिसिट होता है वो डिडक्ट होता है कैपिटल फंड से। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ सामने, क्या दिख रहा है, NPO are set up not for the purpose of earning profit, therefore instead of P&L account we prepare income and expenditure account. ओके, तो इनकम्स और गेंस को हम क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जो भी डिफरेंस होता है वो सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है। क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा डेबिट साइड से तो सरप्लस होगा, और डेबिट साइड ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड से तो डेफिसिट होगा। सरप्लस को हम क्या करते हैं, सरप्लस को हम करते हैं ऐड, सरप्लस को हम ऐड करते हैं टू द कैपिटल फंड, और डेफिसिट को हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं कैपिटल फंड से। ठीक है, ये प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम इसे क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और इनकम फॉर द पीरियड आर टेकन वेदर दे आर पेड और नॉट, रिसीव्ड और नॉट। मतलब जो भी इस ईयर के खर्चे हैं या फिर इनकम है वो हम इंक्लूड करेंगे, भले हमने पे किया हो कैश के फॉर्म में या ना किया हो, भले हमने कैश के फॉर्म में रिसीव किया हो या ना किया हो। अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या आते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेते हैं। डेप्रिसिएशन को हम रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लेते, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम डेप्रिसिएशन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है जैसे परचेज ऑफ लैंड, वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर किस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ओके,
और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोनों चीज़ें आती हैं, कैपिटल नेचर के भी आते हैं और रेवेन्यू नेचर के भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है केवल रेवेन्यू नेचर की चीज़ें आ रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है परचेज ऑफ लैंड वो नहीं आएगा। ओके, जो कैपिटल इनकम या रिसीट होती है, जैसे डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए डोनेशन है, तो वो क्या है, कैपिटल इनकम या रिसीट है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। ओके, तो करेंट अकाउंटिंग पीरियड्स रेवेन्यू आइटम्स ओनली आर कंसिडर्ड। इस ईयर के जो रेवेन्यू खर्चे हैं, इस ईयर के डेली के जो खर्चे और इनकम है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। प्रीसीडिंग ईयर और प्रीवियस ईयर को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, प्रीसीडिंग ईयर, सक्सीडिंग ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर, उसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड। क्या करेंगे हम उसे, एक्सक्लूड। ओके, अब हम समझते हैं कुछ टर्म्स। सबसे पहला क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा मिलता है, एक ईयर से ज़्यादा जिसका बेनिफिट मिलता है वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कॉस्ट ऑफ लैंड है, बिल्डिंग है। ओके, नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो फ़ायदा होता है, जो बेनिफिट होता है, वो एक साल के अंदर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे सोशल या चैरिटेबल एक्टिविटीज़, सैलरीज टू स्टाफ, ओके, रेंट, एजुकेशनल ग्रांट्स, ऑनरेरियम्स पेड, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, इंश्योरेंस, इनका बेनिफिट एक ईयर के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, कैपिटल रिसीट क्या होता है, पर जिसका पर्पस पहले से ही डोनर ने बता दिया है कि इस पैसे को आप इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, कैपिटल रिसीट। और उसमें एग्जाम्पल क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस का, कॉर्पस डोनेशन, बिल्डिंग फंड, रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये का एग्जाम्पल है कैपिटल रिसीट्स का। ओके, नेक्स्ट है आपके पास रेवेन्यू रिसीट्स, रिसीव्ड एज एन इनकम बाय द ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग आउट द एक्टिविटीज़। जो रोज़ की एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए जो हमें रिसीव होती है इनकम, वो क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट्स। और रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, जैसे एंट्रेंस फीस है, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, फ्रॉम मेंबर्स, जनरल डोनेशंस, रेंट रिसीट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ये सब क्या रेवेन्यू रिसीट्स हैं। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा होता है, ये अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का आप सभी को रूल पता होगा। क्या रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसी बेसिस पर हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर नेक्स्ट क्या है, ये अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। ओके, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब हम इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू नेचर के क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ओके, मतलब कैश से मतलब नहीं है, जो इस साल में हमने जो रिसीव करा है या इस साल में जो हमने पे करा है वो हमें रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, हम रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, अक्रूवल। कैश बेसिस में जो कैश रिसीव होता है या कैश पे करते हैं वही रिकॉर्ड होता है, लेकिन अक्रूवल में जो हमें रिसीव हुआ है, भले कैश मिला है ना मिला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ओके, अब अकाउंटिंग पीरियड जो है हम इसमें केवल करंट अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं। ओके, रिकॉर्ड्स ओनली दोज इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच रिलेट टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ओके, आपको किससे मतलब है, केवल करंट अकाउंटिंग पीरियड से मतलब है, भले ही आपको पे हुआ है या ना पे हुआ है। ठीक है, अब इसमें सारे एडजस्टमेंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स, ये सभी चीज़ें हम क्या करते हैं, इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अब आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि जो कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सरप्लस या डेफिसिट। अगर सरप्लस होगा तो वो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, और अगर डेफिसिट होगा तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड से क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। ओके, एडजस्टमेंट्स में दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड दस ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स आर मेड। अब आपको फॉर्मेट दिख रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ओके, एक साइड एक्सपेंडिचर है, दूसरी साइड क्या है, इनकम। ओके, एक्सपेंडिचर में क्या है, खर्चे, तो सैलरीज,
तो सैलरीज में हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग को क्या करते हैं, लेस करते हैं। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग को लेस क्यों करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड इस ईयर का है इसलिए इसे हम ऐड करेंगे। ओके, रेंट है आपके पास, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है, प्रीपेड है मतलब पहले से ही पे कर दिया है, मतलब इस ईयर का नहीं है इसलिए लेस करा है। ऑडिट फीस आपको दे रखी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड। ओके, इनकम साइड में क्या है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग एट द एंड इस ईयर की है इसलिए इस ईयर की आउटस्टैंडिंग है इसलिए ऐड हो रही है। ओके, एडवांस इन द बिगनिंग इसी ईयर की है, शुरू में मिल गई है तो ऐड होगी। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग मतलब पिछले साल की है इसलिए लेस हो रही है। एडवांस एट द एंड मतलब नेक्स्ट ईयर की है इसलिए क्या हो रही है, लेस हो रही है। ये हो गया सब्सक्रिप्शंस। बाय एंट्रेंस या एडमिशन फीस, बाय जनरल डोनेशंस, लेगेसी डोनेशन ये जनरल डोनेशंस है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, रेंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर मुझे फिक्स्ड एसेट बेचने पे मुनाफा हुआ है तो वो, रेंट, सन्ड्री रिसिट्स। ओके, तो अगर मेरा इनकम साइड ज़्यादा है एक्सपेंडिचर साइड से तो मेरा सरप्लस आएगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से तो डेफिसिट आएगा। ओके, सरप्लस ऐड होगा बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में, डेफिसिट सब्सट्रैक्ट होगा बैलेंस शीट में। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आपको इस इन्फॉर्मेशन से क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फीस कलेक्टेड इंक्लूडेड 80,000 फॉर प्रीवियस ईयर, फीस दे रखी 3,80,000, इसमें से 80,000 प्रीवियस ईयर की है। फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, इस ईयर की आउटस्टैंडिंग फीस कितनी है, 10,000। सैलरी पेड, अब इसके अंदर 3,000 प्रीवियस ईयर की है, 28,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर 1,000। ओके, अब सैलरी जो है उसमें प्रीवियस ईयर की जो है वो तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, और इस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड है वो क्या हो जाएगी, ऐड। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दे रखे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, मीटिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ बुक्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स, परचेज ऑफ बुक्स 19,000 है और बाकी क्या है, पीरियोडिकल्स है। ओके, रेंट पेड, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और डोनेशन रिसीव। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले 2 सैलरीज, आपके पास सैलरीज का अमाउंट कितना था, 28,000, तो आपने 28,000 यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आप ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मैंने आपको बोला था कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1,000 ऐड होगा क्योंकि ये इस ईयर का है, और आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 3,000 आपको दे रखा था, वो पिछले साल का इसलिए सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26,000। सैलरी के बाद आपके पास, हम पहले एक्सपेंडिचर खर्चे देख लेते हैं, इनकम बाद में दिखेंगे। तो सैलरी सबसे पहला खर्चा, इधर देखिए सबसे पहला खर्चा क्या है, सैलरी जो हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आपके कितने हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आपके 3,000 के हैं, तो आपने एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस यहाँ पर 3,000 लिख दिए। फिर नेक्स्ट आपके पास टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 12,000 का, तो आप टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लिख लिए 12,000। फिर आपके पास मीटिंग एक्सपेंसेस हैं 18,000 के, तो आप मीटिंग एक्सपेंसेस लिख लीजिए 18,000। फिर आपके पास क्या है, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, 6,000 के हैं, आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,000 के लिख लिए। ओके, रेंट आपके पास कितना है, 10,000 का, तो आपने रेंट लिख लिया यहाँ पर 10,000 का। ओके, अब आपके पास क्या आ गए, बुक्स और पीरियोडिकल्स। तो बुक्स और पीरियोडिकल्स में आपको ये देखना पड़ेगा कि पीरियोडिकल्स का जो खर्चा है, ओके, पीरियोडिकल्स का जो खर्चा है वो आएगा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बुक्स क्या होती है, हमारी बैलेंस शीट में आती है क्योंकि ये क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, जो आपकी परचेज ऑफ बुक्स है वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है,
इसीलिए वो किस में आएगी, बैलेंस शीट में आएगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे नहीं आएगी। इसलिए हमने क्या करा है, 29,000 में से हमने क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया, 19,000, तो 10,000 का खर्चा आएगा इसमें केवल। ओके, फिर नेक्स्ट क्या, पोस्टेज एंड टेलीफोन्स 15,000। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो इनकम साइड की चीज़ें हैं वो क्या है, फीस 3,80,000 है, उसमें से प्रीवियस ईयर की 80,000 है, तो लेस होगी आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, 80,000 लेस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर तो ऐड होती क्योंकि इस ईयर की, तो ये 10,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो फीस 3,80,000, आउटस्टैंडिंग एट द ऐड कर दिया 10,000 और लेस कर दिया आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 80,000, तो अमाउंट कितना बाहर आया, 3,10,000। नेक्स्ट आपके पास डोनेशंस रिसीव थे यहाँ पर 20,000, डोनेशन रिसीव आपने 20,000 ले लिया। अब यहाँ का टोटल कैलकुलेट करा तो कितना है, 3,30,000। 3,30,000 में इसका टोटल करेंगे 26 + 3 29, 39, 41, 51, 59, 69, 5, 75, 85, 95, 100, 104। 330 में से 104 माइनस करेंगे तो 2,26,000, तो ये आपका सरप्लस आ गया है। ओके, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डिफरेंस है, मेनली वो क्या डिफरेंस है कि रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम तीनों ईयर कंसिडर कर लेंगे, करंट अकाउंटिंग ईयर, प्रीवियस और फ्यूचर, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लेंगे, केवल करेंट ईयर की चीज़ें। ओके, और रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूअल बेसिस पे बनता है। ओके, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस मिलता है और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस मिलता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या मिलता है, सरप्लस या फिर डेफिसिट मिलेगा आपको। ओके, तो यह आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। पर्पस ऑफ द अकाउंट इज टू शो डिफरेंस बिटवीन टू साइड शोइंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस एट द एंड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है, सरप्लस या डेफिसिट शो करना। ओके, ये समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन होती है रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड में क्या आते हैं, रिसीट्स, और क्रेडिट साइड में क्या आती है, पेमेंट्स। यहाँ पर डेबिट साइड में क्या आता है, एक्सपेंसेस और लॉस, क्रेडिट साइड में क्या आता है, इनकम्स और गेन्स। बैलेंस में कैश इन एंड कैश एट बैंक बिगिनिंग में मिलता है और एंड में भी मिलता है। कोई बैलेंस नहीं मिलता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सरप्लस या डेफिसिट मिलता है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अब रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों आता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आते हैं। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये शो करता है रिसिट्स और पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर वेदर दे रिलेट टू पास्ट, करेंट और सक्सीडिंग, तीनों चीज़ें आ गई। यहाँ पर केवल करेंट ईयर का आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैश सिस्टम है अकाउंटिंग का रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, और अक्रूवल सिस्टम है अकाउंटिंग का, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डेप्रिसिएशन, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम्स, जिसे डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करता है रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करता है। I hope that through this video you understood clearly the receipts and payment account and income and expenditure account. Thank you.